हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी परचम में। आज से हम ईवीएस के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और वो क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सारे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। हम कंटेंट को तैयार कर रहे हैं। इससे पहले ईवीएस की पेडागोजी से रिलेटेड वीडियो आ चुके हैं, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप ईवीएस की प्लेलिस्ट में जाइए। स्टडी परचम चैनल पर आपको प्लेलिस्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएंगे जो कि अच्छे अच्छे पेडागोजी के क्वेश्चंस मैंने आपको पढ़ाए हैं। अब हम कंटेंट की तैयारी करते हैं, कंटेंट का रिवीजन करते हैं और सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से लिए हुए हैं, कुछ प्रीवियस ईयर है। तो आप बने रहिएगा लास्ट तक इस वीडियो में, स्किप नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में अगर आपको पेडागोजी प्लस कंटेंट मिला के 30 आउट ऑफ 30 लाना है और अच्छा स्कोर करना है ईवीएस सीटेट के एग्ज़ाम में, तो आपको रिवीजन बहुत ही अच्छे से करना होगा। ये लास्ट मिनट रिवीजन है, 15 दिन बचे हैं, तो भिड़ जाइए, लग जाइए, क्योंकि आपका टारगेट क्या है कि आपको एटलीस्ट 130 अबव लाना है आउट ऑफ 150। ठीक है, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप मेंशन कीजिए कमेंट में, मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलेंगे। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हो तो आप अपने फ्रेंड्स को, कलीग्स को, अपने पीयर्स को क्या करो, इस जो ये वीडियो है उसके लिंक को शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी बेनिफिट उठा सके, है ना। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं और कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जो कि ईवीएस एनसीईआरटी बेस्ड है, और एक एक क्वेश्चन को हम समझते हुए आगे बढ़ेंगे। रिवीजन क्लास 1 है, इसी तरह की क्लासेस आपको डेली आएगी, आप बने रहिएगा चैनल पे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपना पहले क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, विथ रिस्पेक्ट टू गुजरात द लोकेशन ऑफ उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश रिस्पेक्टिवली आर। यानी गुजरात को के रिस्पेक्ट में, अगर आप गुजरात को अपने ध्यान में रखते हो, गुजरात स्टेट है ना, जो कि वेस्ट साइड में पड़ता है। गुजरात कुछ कहाँ पड़ता है? हमारे इंडिया के वेस्ट पार्ट में पड़ता है, यहाँ कहीं आपको गुजरात मिलेगा। ठीक है, तो गुजरात के रिस्पेक्ट में आपको उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश का लोकेशन बताना है कि गुजरात के किस दिशा में उत्तर प्रदेश पड़ेगा और किस दिशा में आंध्र प्रदेश पड़ेगा। तो जैसे अगर आप इंडिया का मैप इस तरह से लेते हो, तो अगर गुजरात यहाँ है तो हमारा उत्तर प्रदेश यहाँ पड़ता है और आंध्र प्रदेश हमारा यहाँ पड़ता है। तो अगर हम इस डायरेक्शन को देखेंगे तो ये होगा नॉर्थ ईस्ट। गुजरात के रिस्पेक्ट में हम देख रहे हैं, ये हमारा हो गया गुजरात। ठीक है, और ये हो गया साउथ ईस्ट, तो ये साउथ ईस्ट हो गया और ये हो गया नॉर्थ ईस्ट। और साउथ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट किस ऑप्शन में है आपको देखना पड़ेगा, नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ऑप्शन नंबर 3। आपको ये सीक्वेंस भी देखना होगा, क्योंकि पहले हमसे क्या पूछा है, पहले हमसे उत्तर प्रदेश पूछा है, तब आंध्र प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश नॉर्थ ईस्ट में है और आंध्र प्रदेश हमारा साउथ ईस्ट में है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ध्यान में रखिएगा, एक मैप से रिलेटेड, एक डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इस चीज़ को आप अच्छे से इंडिया के मैप को अपने ध्यान में रखिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो जहाँ भी आप पढ़ते हो वहाँ पर आप एक इंडिया का छोटा सा मैप लगा के रखो, चलते फिरते आप देखोगे आपको इंडिया के स्टेट का पोजीशन है ना, कहाँ वे ऑफ बंगाल है, कहाँ अरेबियन सी है, सब कुछ आपको समझ में आने लगेगा। ठीक है, चलिए एक बार और हम देखेंगे पिक्चर के थ्रू कि कहाँ से क्या पूछा था गुजरात के रिस्पेक्ट में उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। अब चलिए, अब तो मेरे माइंड में मैप था तो मैंने बता दिया। देखिए ये है क्या, गुजरात, ये है उत्तर प्रदेश नॉर्थ ईस्ट और ये है आंध्र प्रदेश साउथ ईस्ट। अभी मैंने क्लियर किया था ना, समझ में आया? चलिए आगे बढ़े। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम अपना देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग मेन फंक्शन ऑफ प्लांट। यानी प्लांट यानी पौधे का फंक्शन पूछ रहा है कि पौधे का फंक्शन क्या होता है, यानी पौधे का मेन कार्य क्या होता है। फंक्शन यानी कार्य क्या होता है ना। टू प्रोड्यूस एंड स्टोर फूड, फूड को स्टोर करना। टू गिव स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द प्लांट। टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। अब यहाँ पे कुछ
दिया हुआ है फंक्शन ऑफ प्लांट। अब आपको ये बताना है कि मेन फंक्शन ऑफ स्टेम, यानी स्टेम इन तीनों में से क्या काम करता है। क्या वो फूड को, क्या वो खाने को स्टोर करके रखता है, क्या वो प्लांट को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, यानी अगर उसको मजबूती प्रोवाइड करता है, सपोर्ट सहारा बनता है, या ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, यानी वाटर एंड मिनरल्स कहाँ से लेते हैं हम, मिट्टी में पानी डालते हैं, मिट्टी में खाद डालते हैं, तो उसके थ्रू वाटर एंड मिनरल्स रूट के थ्रू, स्टेम के थ्रू ऊपर जाता है, ये आप सभी को पता है। तो आपको ये बताना है कि इन तीनों में से कौन सा जो फंक्शन स्टेम के लिए है। तो ये तीनों फंक्शन स्टेम का ही है, यानी तने का है। स्टेम क्या करता है, हमें फूड, बहुत सारे हम प्लांट का स्टेम खाते हैं, जैसे हम पोटैटो हो गया जो कि हमारा आलू है, प्याज है ना, प्याज हो गया, फिर जो हम जिंजर बोलते हैं, जिंजर यानी अदरक, ये सब क्या है, स्टेम है, यानी ये तना है, ये रूट नहीं है, तो हम तने को भी खाते हैं, यानी फूड को स्टोर करता है। क्या होता है स्टेम, क्या, अगर आप प्लांट का अगर आप ये अगर फिगर बनाओगे तो प्लांट का ये जो पार्ट होता है, मान लीजिए ये छोटा सा प्लांट है, तो ये जो प्लांट होता है ये स्टेम होता है ना, स्टेम। तो वो क्या करता है, वो सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है और स्ट्रेंथ भी देता है, और इसी के थ्रू आपके वाटर मिनरल्स अदर पार्ट ऑफ द प्लांट जाते हैं। तो ये तीनों सही है, तो वही ऑप्शन सही होगा जिसमें तीनों ऑप्शन आएंगे। ऑप्शन नंबर 4 A, B and C तीनों फंक्शन किसका है, स्टेम का है। ठीक है, नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखेंगे। वीडियो का साइज आपको छोटा मिलेगा, क्योंकि देखिए आपके पास इतना टाइम नहीं है ना कि आप 1 घंटे 2 घंटे का वीडियो देखें, मैराथन क्लास देखें। आपको छोटे छोटे वीडियो की ज़रूरत है, ताकि आप कहीं से भी थोड़ा सा भी 10-15 मिनट का टाइम निकाल के कोई भी वीडियो आप देख ले, आपको पता भी नहीं चले। आप खाना खाते हुए वीडियो देखिए, आपका वीडियो खाना खाते खाते खत्म हो जाएगा और आपको लगेगा कि आपने कुछ पढ़ा है ना, क्योंकि टाइम कम है, पढ़ना ज़्यादा है। लग जाइए, भिड़ जाइए, मैं फिर से कह रही हूँ, और आप स्कोर अच्छा कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रमा प्ले क्रिकेट विथ हिज फ्रेंड एवरी इवनिंग, विच एनर्जी डज ही यूज टू प्ले क्रिकेट। रमा जो है वो क्रिकेट खेल रहा है ना, क्रिकेट, रमा नाम का लड़का, ही का यूज किया गया है, तो रमा नाम का लड़का है वो क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, अपने फ्रेंड के साथ। जब वो क्रिकेट खेलता है ना, उस टाइम कौन सी एनर्जी का वो यूज करता है। क्या वो लाइट एनर्जी का यूज कर रहा है, केमिकल एनर्जी का यूज कर रहा है, मस्कुलर एनर्जी का यूज कर रहा है, या साउंड एनर्जी का यूज कर रहा है। वेरी सिंपल आंसर, मस्कुलर एनर्जी का यूज कर रहा है। जब आप क्रिकेट खेलते हो तो जो आपकी क्या है, मसल्स काम करती है, आप मसल्स का यूज करके आप बैट को पकड़ते हो, आप बॉल को फेंकते हो, बॉलिंग करते हो, बैटिंग करते हो, तो वहां पे आपकी मस्कुलर एनर्जी यूज होती है। और ये सिंपली आपके क्या है, कॉमन सेंस का आंसर था, इसीलिए आप चेक किया जा रहा है कि आप कितना ज्यादा कॉमन सेंस का यूज करते हो। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर 3 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, When we burn fuel we get, जब हम कोई फ्यूल जलाते हैं, है ना, जब फ्यूल जलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, क्या लाइट एनर्जी सिर्फ मिलता है, हीट एंड लाइट दोनों मिलता है, मैकेनिकल एंड लाइट एनर्जी दोनों मिलता है, या चौथा ऑप्शन है लाइट एंड साउंड एनर्जी मिलता है। तो देखिए, जब हम किसी भी फ्यूल को जलाते हैं, आप पिक्चर में देख सकते हो, तो आपको लाइट एनर्जी तो यहाँ पे दिख रही है ना, किसी फ्यूल को जलाने पे थोड़ी सी रोशनी होती है, साथ में आपको हीट भी प्रोड्यूस होता है, गर्माहट आपको लगती है, तो लाइट एंड हीट, यानी हीट एंड लाइट दोनों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टिकी राइस एंड इज कॉमन वेराइटी ऑफ राइस इन असम। यानी आपको 4 वेराइटी ऑफ राइस दिया है, उसमें से आपको बताना है कि कौन सा राइस जो होता है वो स्टिकी राइस होता है, जो कि आसाम में कॉमनली फाउंड होता है, यानी आसाम के जो लोग हैं वो उसको जनरली यूज़ करते हैं, खाते हैं, है ना। तो वो कौन सी राइस है, वो है बोरा राइस। बोरा राइस जो होती है वो आसाम के लोगों के लिए बहुत ही कॉमन है, वहाँ पर क्या उगाई जाती है, और ये राइस क्या होती है, स्टिकी होती है, चिपचिपी होती है। आप यहाँ फिगर में देख सकते हो कि इस तरह की कुछ बनने के बाद ये राइस दिखती है। तो बोरा राइस कहाँ से रिलेटेड है, आसाम से। और इस राइस को लेके वो एक फेस्टिवल भी सेलिब्रेट करते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, माघ बिहू के नाम से जानते हैं, जो कि कौन सा मंथ होता है, एसएमई कैलेंडर के हिसाब से 10th मंथ होता है, और पहली और दूसरी तारीख होती है। लेकिन अगर हम देखें कि हमारे कैलेंडर के हिसाब से 14 और 15 जनवरी के हिसाब से वो माघ बिहू सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, तो ये आसाम के लोगों के बारे में
बताया गया है बोरा राइस, यहाँ पे पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन को देखेंगे हम। सेलेक्ट द फॉलोइंग द बेस्ट पीरियड ऑफ द ईयर ऑफ द पीपल ऑफ बिहार टू स्टार्ट ए बी कीपिंग प्रोग्राम। ये बहुत इजी है, बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन एग्जाम में कि बी कीपिंग के लिए यानी मधुमक्खी पालन के लिए बेस्ट पीरियड यानी सबसे सही समय कौन सा माना जाएगा, कौन सा सीजन, कौन सा मंथ जो होता है वो बी कीपिंग यानी मधुमक्खी पालन के लिए सही माना जाता है। तो वो होता है, पहला ही ऑप्शन में आपको दिख रहा है कि अक्टूबर से दिसंबर तक का जो मौसम होता है वो बी कीपिंग का होता है। और ये कहाँ पे किया जाता है? बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में इसका काम किया जाता है। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन आया था कि बी कीपिंग में जो मधुमक्खियां हैं वो किसके फूल को खाती है, कौन से फल के फूल को खाती हैं या उसके रस को लेती हैं? तो आंसर होगा लीची, है ना, क्योंकि मुजफ्फरपुर ऐसा जिला है बिहार का जहाँ पे आपको लीची बहुत पाई जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। मैच कॉलम ए एंड कॉलम बी, आपको कॉलम ए और कॉलम बी से आपको मैच करना है और आपको सही आंसर बताना है। क्यूमिक मतलब होता है जीरा, सैफरॉन मतलब आपको पता है, सैफरॉन मतलब आप उसको क्या बोलते हैं, अच्छा चिली तो आपको पता है, क्लोवर, सैफरॉन मतलब उसको हम अरे याद नहीं आ रहा है मुझे, सैफरॉन मैं बताती हूँ अभी। ठीक है, क्यूमिक मतलब होता है जीरा और सैफरॉन चिली इसको हम बोलते हैं जो कश्मीर में पाया जाता है। हाँ, सैफरॉन मतलब होता है केसर, केसर को हम सैफरॉन बोलते हैं। क्यूमिक मतलब जीरा होता है, चिली मतलब ग्रीन चिली, रेड चिली की हम बात कर रहे हैं। और क्लोवर मतलब होता है क्लोवर इस शेप का कुछ दिखता है जिसको हम बोलते हैं और क्लोवर यहाँ पे हो गया लौंग, है ना। तो समझ में आया, क्यूमिक मतलब जीरा, सैफरॉन चिली एंड क्लोवर। अब आप उसको मिलाना है। अब सबसे पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया रहा है कि अपीयर लाइक अ नेल, जो कि नेल यानी कांटी की तरह दिखता है। कांटी की तरह क्या दिखता है? आपका लौंग, इस तरह का आपको लौंग दिखता है। तो ये डी का पहला हो गया। क्यूमिक जीरा क्या होता है? स्मॉल होता है बट फ्रेगनेंट होता है, स्मेल आता है। तो ये हो गया ए का 4। सैफरॉन किस कलर का दिखता है? यानी आपको केसर किस कलर का दिखता है? येलो कलर का दिखता है। आपने केसर वाला दूध पिया होगा, केसर वाली आइसक्रीम खाई होगी, कुल्फी खाई होगी, तो वो किस कलर का दिखता है? येलो कलर का दिखता है। और चिली कहाँ से मिला था? चिली ओरिजिनेटेड इन साउथ अमेरिका। यानी अब आप यहाँ पे मिला सकते हैं ए का 4, है ना, और बी का क्या होगा? 3। ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3, ऑप्शन नंबर 2 में ही आ रहा है। सी का 2 एंड डी का 1। इस तरह से आपको मैच करना है। अगर आपको 1 या 2 भी आता रहेगा ना तो आप एलिमिनेशन टेक्निक से इसका यूज कर सकते हैं। समझ में आया? तो किस तरह से बनाएंगे, चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। द कोस्टल स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ बे ऑफ बंगाल इज, यानी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कौन सा वो कोस्टल स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जो कि बे ऑफ बंगाल में प्रेजेंट है या बे ऑफ बंगाल के कोस्ट एरिया में पाया जाता है। तो आपको पता है कि बे ऑफ बंगाल किधर है। आप अगर इंडिया का मैप देखोगे तो ये हो गया बे ऑफ बंगाल, जिसको हम बंगाल की खाड़ी बोलते हैं, और ये वाला एरिया है अरेबियन सी, जिसको हम अरब सागर कहते हैं, और ये एरिया जो होता है वो इंडियन ओशियन है यानी हिंद महासागर। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ये जो चारों ऑप्शन है, इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा स्टेट या यूनियन टेरिटरी है जो कि बे ऑफ बंगाल के साइड पाया जाएगा। तो सबसे पहला ऑप्शन आपको उड़ीसा ही है, क्योंकि देखिए ये है आपका उड़ीसा और ये कहाँ पाया जाता है? बे ऑफ बंगाल के कोस्टल साइड पर ये मिलता है। ये कोस्टल स्टेट भी है ना, और ये शेयर करता है कोस्ट लाइन। कर्नाटक आपको अब अगर देखा जाए तो अब ये कर्नाटक क्यों नहीं होगा, केरल क्यों नहीं होगा, तेलंगाना क्यों नहीं होगा? तो देखिए ये हो गया आपका कर्नाटक जो कि अरेबियन सी में है, ये हो गया केरला, ये भी अरेबियन सी में है, और तेलंगाना कोस्ट लाइन शेयर नहीं करता, यानी यहाँ पर समुद्र तट नहीं है, जो कि ये है तेलंगाना। ये है तेलंगाना आपका, ठीक है, वो छत्तीसगढ़ था। आपको तेलंगाना ये है जो कि अभी रिसेंटली मतलब कुछ दिनों पहले कहाँ से? आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9।
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के बारे में आपको कुछ लाइनें बताई गई हैं, कोई स्टेटमेंट बताई गई है, आपको बताना है कि इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है तुरांग मीन्स फॉरेस्ट इन कुडुक लैंग्वेज, यानी बिल्कुल सही बात है। तुरांग मीन्स जंगल होता है किस लैंग्वेज में? कुडुक लैंग्वेज में। और कुडुक कहाँ की लैंग्वेज है? झारखंड की जो जनजाति है, ट्राइबल एरिया झारखंड की, वहाँ की एक जनजाति है जिसका नाम है कुडुक जनजाति, उसकी लैंग्वेज है कुडुक, और ये जनजाति की है भाषा, और ये इसी भाषा में जंगल को हम क्या बोलते हैं? तुरांग बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, दो दो करके दिया हुआ है, यानी यहाँ पे चारों सही नहीं होगा, यानी कोई दो ही आपको यहाँ पे सही मिलेगा। तो आपको पहला सही तो मिल गया। देखिए एलिमिनेशन टेक्निक आपको कैसे लगाना है वो देखिए। आपको पहला सही मिल गया, यानी ए जिसमें होगा वही आंसर होगा, यानी पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे कट गया। जिसमें ए होगा वही आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट के बारे में हमसे पूछ रहा है, सही स्टेटमेंट हमसे पूछ रहा है, ठीक है, सही कथन पूछ रहा है। तो अब ये तीनों में से कोई ना कोई होगा। अब देखिए ये तीनों में है, द विलेज काउंसिल पंचायत इन झारखंड डिसाइड विच फैमिली विल गेट हाउ मच लैंड फॉर द फार्मिंग बाय द लॉटरी, यानी जो विलेज पंचायत होता है जिसको हम विलेज काउंसिल भी कहते हैं झारखंड में, वही डिसाइड करेगा कि किसको कितना लैंड मिलेगा लॉटरी के थ्रू, ठीक है। अगला है राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 गिव द राइट टू पीपल who have been living in a forest for at least 15 ईयर। यहाँ पे यही स्टेटमेंट गलत हो गया कि 15 ईयर नहीं। देखिए राइट टू फॉरेस्ट एक्ट जो है, जो 2007 में आया था, उसमें ये बताया गया है कि जो लोग 25 या 25 साल से ज़्यादा दिनों से रह रहे हैं, यानी आपको अगर फॉरेस्ट के लैंड पर अपना अधिकार चाहिए तो आपको या तो आप 25 साल से रह रहे हैं या उससे ज़्यादा अगर आप रह रहे हैं, तब आपको फॉरेस्ट के जो भी लैंड है या जो भी वहाँ पर चीज़ें उगाई जा रही है, खेती की जा रही है, वहाँ के फल फूल पर आपका पूरा अधिकार है। ये है राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 बताता है। तो यहाँ पर डेटा गलत है, 15 साल का नहीं, यहाँ पे 25 साल का प्रावधान है, तो ये गलत हो गया। तो जिस स्टेटमेंट पे सी होगा वो हमारा नहीं होगा। अब ये भी गलत हो गया, ऑलरेडी हमने ये इसको गलत किया था। अब ऑप्शन या तो 3 या तो 4। तो यहाँ पर ये जो लॉटरी सिस्टम के पर वाली जो बात है ये गलत बताई गई है। ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ए, यही सही होगा, क्योंकि अब 3/4 ऑफ द पीपल इन मिजोरम के बारे में ये बात बताई गई कि जो मिजोरम के लोग होते हैं, 3/4 जो पीपल होते हैं वो क्या किससे लिंक्ड होते हैं? फॉरेस्ट से लिंक्ड होते हैं। और आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता दूं, तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखिए कि ऑप्शन नंबर स्टेटमेंट नंबर ए और डी कहाँ है? ऑप्शन नंबर 4 में, यही आपका आंसर सही हो जाएगा। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसका फॉरेस्ट एरिया सबसे ज़्यादा है, तो वो होगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आपको एरिया वाइज फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर डेंसिटी में पूछा जाए कि किस स्टेट की डेंसिटी ज़्यादा है, फॉरेस्ट की डेंसिटी ज़्यादा है, तो वो होगा आपका मिजोरम, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। What is the mass of object with a density of 24 ग्राम पर मिलीलीटर and a volume of 6 मिलीलीटर? यानी यहाँ पर मास पूछा जा रहा है। What is the mass आपको निकालना है, आपको डेंसिटी दिया हुआ है और वॉल्यूम दिया है। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला आना चाहिए कि डेंसिटी इक्वल टू होता है मास बाई वॉल्यूम। आपका क्या गिवन है? आपका डेंसिटी गिवन है, आपका वॉल्यूम गिवन है, तो इससे आपका क्या निकल जाएगा? मास निकल जाएगा। तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा? मास इक्वल टू हो जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम, ठीक है। तो डेंसिटी हमारा कितना दिया है? 24 ग्राम पर मिलीलीटर और मल्टीप्लाई बाई 6। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, 6 4 जा 24 की 4, 1 मिनट, 6 4 जा 24 की 4, 6 2 जा 12 13 14, 144 आपका आंसर यहाँ आ जाएगा। किस ऑप्शन है? 144 ग्राम, ऑप्शन नंबर 4 में है, ठीक है। समझ में आई बात किस तरह से आपको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्नेक एंड आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी 4 स्टेटमेंट, 4 कथन दिए हुए, इसमें से आपको जो गलत है वो बताना है, ठीक है। पहला ऑप्शन क्या बताना? दे स्वेलन देयर फूड होल, यानी सांप जो है अपने खाने को निगल जाता है, पूरा अंदर निगल जाता है, तो ये बिल्कुल सही बात है ना।
स्नेक हैव शार्प टीथ, बिल्कुल सही है। स्नेक की जो टिथ होती है जिसको हम फैंग के नाम से जानते हैं वो शार्प होती है, वो नोकीली होती है, बिल्कुल सही बात है। पॉइजनस स्नेक हैव फैंग, जो पॉइजनस स्नेक होते हैं उनका फैंग होता है, जिस इस तरह का फैंग जो होता है ना, टू हॉलो फैंग पाया जाता है। टू हॉलो फैंग, जिससे आपने देखा होगा कि जिसको सांप डसता है या सांप काट लेता है तो वहां पे ऐसे दो निशान बने होते हैं, और ये दोनों निशान किससे बने होते हैं? इस फैंग के थ्रू बने होते हैं। दे च्यू अप देयर प्रे, वो अपने प्रे को, अपने शिकार को चबा के खाते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि निगल जाते हैं, यहाँ दिया है कि चबा के खाते हैं। तो ये जब सही होगा तो ये तो गलत होगा, क्योंकि वो चबा के नहीं खाते हैं, और जो गलत है वही यहाँ पर सही आंसर होगा। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा था कि इसमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि सांप क्या करते हैं, किसी भी चीज को निगल जाते हैं, अंदर घुसा लेते हैं, वो चबाते नहीं है, वो च्यू नहीं करते हैं। ठीक है, तो चलिए मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। ब्रॉन्ज इज एन एलॉय मेड बाय मेल्टिंग द फॉलोइंग, यानी किसको मेल्ट करने के बाद आपको ब्रॉन्ज मेटल एलॉय मिलेगा, है ना। तो किसको मेल्ट करने के बाद, यानी यहाँ पे दो दो ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है। तो पहला ही ऑप्शन जो है टीन एंड कॉपर, यानी कॉपर एंड टीन के मिश्रण से क्या बनता है? ब्राउन्स बनता है। ठीक है, अगर ब्रास पूछेगा तो कॉपर एंड जिंक हो जाएगा, अगर ब्रास पूछता तो कॉपर एंड जिंक हो जाता, लेकिन ब्राउन्स पूछा है तो टीन एंड कॉपर या कॉपर एंड टीन एक ही बात है। ठीक है, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एलिफेंट फ्रॉम द फॉलोइंग, यानी अ डे विथ अ नंदू नाम का एक चैप्टर है, उससे लिया गया है। तो यहाँ पे एलिफेंट के बारे में बहुत सारी बातें बताई गई हैं, और ये सीटेट का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जा सकता है, या फेवरेट टॉपिक माना जा सकता है। एलिफेंट पे या आसाम के हाउस पर एक क्वेश्चन जरूर रहता है। ठीक है, तो इस एलिफेंट के एक एक पॉइंट को आप ध्यान से पढ़ के जाइएगा कि एलिफेंट के बारे में क्या क्या बातें बताई गई हैं। पहला है अ 3 month old बेबी एलिफेंट जनरली वेट अबाउट 100 kg। तो यहाँ पे 3 month का जो एलिफेंट होता है उसका वेट 100 kg होता है, नहीं, उसका वेट जो होता है वो 90 kg का होता है। ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट आपका गलत हो गया। एन एडल्ट एलिफेंट कैन ईट मोर देन 200 kg ऑफ लीव्स एंड ट्विंग इन 1 डे। 100 kg होगा, 200 kg नहीं होता है। यही करता है जो सीटेट है ना, बहुत स्मार्टली काम करता है। क्या करता है, आपको डेटा में चेंज कर देगा, आपको स्टेटमेंट सही देगा, लेकिन यहाँ पे 200 के जगह 100, है ना, 150 इस तरह का दे देगा, और बच्चे वहाँ पे जल्दी में, हड़बड़ी में गड़बड़ी कर बैठते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान से पढ़िएगा। तो ये दो स्टेटमेंट गलत हो गया। अब यहाँ पे कोई दो तो सही होगा, क्योंकि हर ऑप्शन में आपको दो दो स्टेटमेंट दिए हुए हैं। एलिफेंट डू नॉट रेस्ट वेरी मच, दे स्लीप फॉर ओनली 2 to 4 hours इन अ डे। बिल्कुल सही बात है, एलिफेंट जो है वो बहुत ज़्यादा सोता नहीं है, बस 2 से 4 घंटे ही पूरे दिन में सोता है, ये सही है। और एलिफेंट लाइक टू प्ले विथ अ मड एंड वाटर, बिल्कुल सही है, वो मड एंड वाटर के साथ खेलना पसंद करते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी एंड सी कौन सा है? और स्टेटमेंट नंबर डी एंड सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी। ए एंड बी स्टेटमेंट को आप देखिए। स्टेटमेंट ए क्या बोलता है? इन मनाली हाउस आर कंस्ट्रक्टेड विथ वुड स्लैंटिंग रूफ एंड एलिवेटेड ऑन द स्ट्रॉन्ग बैम्बो पिलर। देखिए यहाँ तक ये स्टेटमेंट सही जा रहा था कि मनाली के हाउस कंस्ट्रक्ट विथ वुड और स्लैंटिंग रूफ रहता है, एलिवेटेड रहता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग बैम्बो पिलर से नहीं बनता है। स्ट्रॉन्ग बैम्बो पिलर से कहाँ की हाउस बनती है? आसाम की हाउस। तो यहाँ पे ये गलत हो गया। मनाली रिसीव लॉट्स ऑफ रेन एंड स्नोफॉल, बिल्कुल सही बात है, बहुत वर्षा होती है, बहुत बर्फबारी होती है, इसीलिए वहाँ की जो रूफ होती है वो स्लैंटिंग होती है, ताकि यहाँ पे बर्फ टिक ना सके और नीचे गिर जाए। तो आपका स्टेटमेंट नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा और ए इनकरेक्ट होगा। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही है आपका कि ए इनकरेक्ट, ए गलत है और बी सही है ना। तो 14 का ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है।
अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, यहीं पे वीडियो पॉज करके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, जिससे आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। ऑन अप्लाइंग प्रेशर गैस कैन बी कंप्रेस्ड इजिली। जब आप प्रेशर को अप्लाई करते हो तो गैस जो है वो कंप्रेस्ड हो जाता है इजिली। बिल्कुल सही बात है, ऐसा होता है क्योंकि गैस क्या होता है, गैस में जो पार्टिकल होते हैं वो क्लोजली पैक्ड नहीं होते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। व्हेन वी अप्लाई प्रेशर टू द गैस द इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बिटवीन द गैस पार्टिकल डिक्रीज एंड इट गेट कंप्रेस्ड। बिल्कुल सही है, वही बात हो गई कि गैस में क्या होती है, जो पार्टिकल जो रहती है वो बिखरी हुई रहती है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो कम हो जाता है, कंप्रेस करने पे फैला हुआ रहता है ना, तो इस कारण से तो दोनों सही है। तो यानी ए एंड बी बोथ आर करेक्ट, ए एंड आर बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे आज के कुछ 15 क्वेश्चन। आशा करती हूँ आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। इसी तरह से तैयारी कीजिए और टारगेट रखिए कि 30 में 30 आप लेकर आए, है ना। अब मिलती हूँ आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।